हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम लूसेंट की बुक की एनालिसिस में आज हम ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 4 क्लास लूसेंट की समाप्त कर चुका हूं, जिसमें से हम लूसेंट की भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं। भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, जो आज टॉपिक हमारा होगा ऊष्मा। 4 क्लास समाप्त हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछले क्लास को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के, लूसेंट बुक भौतिक विज्ञान। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित मित्र दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊष्मा अर्थात हीट। तो यह ऊर्जा ये वो ऊर्जा है, अर्थात जो ऊष्मा है ये वो ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है। किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। मतलब ये वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है, और किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। यदि कार्य W ऊष्मा Q में बदलता है, यदि कार्य जो है W ये ऊष्मा Q में बदलता है, तो हम इसे W/Q इक्वल टू जूल या W बराबर JQ कह सकते हैं। J अर्थात जूल, W बराबर J इंटू Q। J एक नियतांक है जिसमें ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। J का मान 4.186 जूल प्रति कैलोरी होता है, और इसका तात्पर्य है कि यदि 4.186 जूल का यांत्रिक कार्य किया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा 1 कैलोरी होगी। ऊष्मा के जो मात्रक हैं, ऊष्मा का मात्रक, ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है, और इसके लिए निम्न मात्रक का प्रयोग भी किया जा सकता है, जैसे कि कैलोरी। कैलोरी जो होता है 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी कहते हैं। कैलोरी क्या है? 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कैलोरी कहलाती है। अंतरराष्ट्रीय कैलोरी 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहा जाता है। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट 1 पाउंड जल का ताप 1 फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। तो विभिन्न मात्रकों के संबंध में 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट इक्वल टू बराबर होता है 252 कैलोरी, और 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल, और 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 1 किलो कैलोरी 4186 जूल अर्थात 1000 कैलोरी। ताप वो भौतिक कारक है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा या ऊष्मीय ऊर्जा के प्रवाह की दिशा निश्चित करता है, अर्थात जिस कारण से ऊर्जा स्थानांतरण होती है उसे हम ताप कहते हैं। तापमापी। ताप मापने के लिए जो उपकरण प्रयोग में लाया जाता है उसे हम तापमापी कहते हैं, जो निम्न प्रकार के ताप पैमाने प्रचलित हैं, जैसे कि सेल्सियस पैमाना। इस पैमाने का आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाना जो है ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे, इन्होंने सेल्सियस की खोज किया था। सेल्सियस पैमाना का खोज सेल्सियस नामक वैज्ञानिक ने किया था, जो स्वीडन के थे। इसी पैमाने में हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस व भाप बिंदु को 1000 डिग्री सेल्सियस अंकित किया जाता है, तथा इनके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांट देते हैं। प्रत्येक भाग 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाना, इसका आविष्कार जर्मन वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने किया था। इसका हिमांक 32 फ़ारेनहाइट एवं भाप बिंदु 212 फ़ारेनहाइट है। इसके बीच की दूरी 180 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। रोमर पैमाना जो है इसका हिमांक 0 रोमर एवं भाप बिंदु 80 रोमर डिग्री
80 डिग्री रोमर और इनके बीच का जो भाग होता है 80 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। केल्विन पैमाना, इसमें हिमांक 273 के एवं भाग बिंदु 373 के है। इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है समान 100 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। चारों पैमानों के संबंध में दिया गया है, आप इस फार्मूला को जरूर याद रखेंगे। C माइनस 0/100 इजकल टू F माइनस 32 बटे 180 इजकल टू R माइनस 0/80 और इजकल टू K माइनस 273/100। तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है, तो आप इसे जरूर याद रखेंगे, इसलिए इस पे स्टार लगा लें। परम शून्य जो होता है ये सिद्धांत रूप से अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं है, परंतु न्यूनतम ताप की सीमा किसी भी वस्तु का ताप माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है। इसे परम शून्य ताप कहते हैं। केल्विन पैमाने पर 0 केल्विन लिखते हैं, अर्थात 0 केल्विन इजकल टू माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस एवं 273.10 केल्विन इजकल टू 0 डिग्री सेल्सियस। पहले सेल्सियस पैमाने को सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था और केल्विन में व्यक्त ताप में डिग्री नहीं लिखा जाता है। पारा जो है माइनस 39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, अतः इससे निम्न ताप ज्ञात करने के लिए अल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल माइनस 115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। द्रव्य तापमापी, पारा तापमापी लगभग माइनस 30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक के ताप मापने के लिए उपयुक्त होता है। पारा थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया था। पारा थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया और गैस तापमापी, इस प्रकार के तापमापियों में स्थिर आयतन हाइड्रोजन गैस तापमापी से 500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जा सकता है। हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन गैस लेने पर 1500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप का मापन किया जा सकता है। प्लेटिनम प्रतिरोध जो होता है ये तापमापी, इसके द्वारा माइनस 200 डिग्री से 1200 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जाता है। ताप युग्म तापमापी, इसका प्रयोग माइनस 200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक के ताप के मापन के लिए किया जाता है। पूर्ण विकिरण उतापमापी, इस तापमापी से दूर स्थित वस्तु के ताप को मापा जाता है, जैसे कि सूर्य का ताप। इसके द्वारा प्रायः 800 से ऊंचे ताप ही पाए जाते हैं, इससे नीचे का ताप नहीं, क्योंकि इससे कम ताप की वस्तुएं उसमें विकिरण उत्सर्जित नहीं करती हैं। ये तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित हैं, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। क्लिनिकल थर्मामीटर का आविष्कार सर थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट ने किया था। विशिष्ट ऊष्मा, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है। इसे प्रायः C के द्वारा व्यक्त किया जाता है। विशिष्ट ऊष्मा का यसाई मात्रक जो है ये जूल प्रति किलोग्राम है। जूल प्रति किलोग्राम, या हम इसे जूल बटा किलोग्राम इनटू केल्विन कहते हैं। ये विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है। कुछ पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्माधारिता, जैसे कि बर्फ की जो होगी ये कई सौ जूल प्रति केजी केल्विन होगा और पारा का 140 जूल प्रति केजी केल्विन होगा। लेड का 130 जूल प्रति केजी केल्विन, लोहा का 240 प्रति केजी केल्विन, केरोसिन तेल का 210 प्रति केजी केल्विन, जल का 4200 प्रति केल्विन केजी। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, अतः जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता अन्य पदार्थों की तुलना में सबसे अधिक है। ऊष्मीय प्रसार, किसी वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन
में वृद्धि होती है। लंबाई में वृद्धि की माप रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, क्षेत्रफल में वृद्धि की माप क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा तथा आयतन में वृद्धि का आयतन प्रसार गुणांक गामा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अल्फा बीटा गामा में जो संबंध है अल्फा बीटा गामा, इनका रेशियो 1:2:3 अथवा बीटा बराबर होगा 2 अल्फा और गामा बराबर होगा 3 अल्फा की। जल का असामान्य प्रसार, जल का असामान्य प्रसार है कि प्रायः सभी द्रव्य गर्म किए जाने पर आयतन में बढ़ते हैं, परंतु जल 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर आयतन में घटता है। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद गर्म करने पर आयतन में बढ़ना शुरू कर देता है। इसका अर्थ यह है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। इसकी 3 विधियां हैं। पहला है चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि। चालन विधि क्या है? चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों को अपने स्थान का परिवर्तन किए बिना पहुंचती है। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि के द्वारा ही होता है। संवहन, इस विधि में ऊष्मा का संचरण पदार्थ की कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है। इस प्रकार के पदार्थ के कणों का स्थानांतरण से धाराएं बहती हैं जिन्हें हम संवहन धाराएं कहते हैं। इस विधि में ऊष्मा की हानि सबसे तेज गति से होती है। गैसों एवं द्रव्यों में ऊष्मा का संचरण संवहन के द्वारा ही होता है। वायुमंडल संवहन विधि के द्वारा ही गर्म होता है। विकिरण, विकिरण जो है इस विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता से तथा बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में संचरित होती है। न्यूटन का शीतलन नियम, समान अवस्था पर रहने पर विकिरण के द्वारा किसी वस्तु के ठंडा होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। अतः वस्तु जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने की दर कम होती जाएगी। फिर्क-हाफ का नियम, फिर्क-हाफ का नियम, इसके अनुसार अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। इन्होंने कहा था, इसको हम किरचॉफ का नियम कहते हैं। इन्होंने कहा था कि इस अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। अंधेरे कमरे में यदि एक काली और एक सफेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगी, अतः काली वस्तु अंधेरे में अधिक चमकेगी। स्टीफन का नियम, किसी वस्तु के उत्सर्जन की क्षमता E उसके परम ताप T के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात E अनुक्रमानुपाती T के पावर 4 या E जो है हो जाता है। अर्थात हम स्टीफन का यह एक नियतांक है जिसे हम स्टीफन का नियतांक कहते हैं। अवस्था परिवर्तन तथा गुप्त ऊष्मा, निश्चित ताप पर पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होना अवस्था परिवर्तन कहलाता है। अवस्था परिवर्तन में पदार्थ का ताप नहीं बदलता। त्रिक बिंदु, वह बिंदु जिस पर तीनों अवस्थाएं ठोस, तरल एवं गैस तीनों एक साथ पाई जाती हैं। मतलब त्रिक बिंदु वो बिंदु होता है जिस पर तीनों अवस्थाएं ठोस, तरल एवं गैस तीनों एक साथ पाई जाती हैं। गलनांक, निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है। गलन क्या है या गलनांक क्या है? निश्चित ताप पर ठोस वस्तु का द्रव में बदलना ये गलन या गलनांक कहलाता है। गलन कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को ठोस का गलनांक कहते हैं। तो गलनांक किसे कहते हैं? गलनांक क्या है? निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना ये गलन कहलाता है तथा निश्चित ताप का ठोस का गलनांक कहलाता है। इस निश्चित ताप को ठोस का गलनांक कहते हैं। हिमांक क्या है? निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को द्रव का हिमांक कहते हैं। प्रायः गलनांक एवं हिमांक बराबर होते हैं। जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर सिकुड़ते हैं जैसे कि बर्फ, उनका गलनांक दाब बढ़ाने पर घटता है।
उनका दाब बढ़ाने पर घटता है तथा जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर फैलते हैं उनका गलनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। अशुद्धि मिलाने से जैसे कि बर्फ में नमक मिलाने से गलनांक घटता है। बर्फ में अशुद्धि मिलाने से गलनांक जो है वो घटता है। क्वथनांक, निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है। निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना ये वाष्पन कहलाता है, जिसे हम क्वथनांक कहते हैं तथा इस निश्चित ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। संघनन, निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना ये संघनन कहलाता है। प्रायः क्वथनांक एवं संघनन ताप समान होता है। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है और दाब घटाने पर क्वथनांक घट जाता है। प्रेशर कुकर में दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे कि जल की गुप्त ऊष्मा का मान बढ़ जाता है और फलस्वरूप खाना जल्दी पक जाता है। इसके विपरीत पहाड़ों पर दाब कम होने के कारण क्वथनांक घट जाता है, इसीलिए खाना देरी से पकता है। अशुद्धि मिलाने से भी द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। गुप्त ऊष्मा, नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसे ही पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गलन की गुप्त ऊष्मा, नियत ताप पर ठोस के एकांक द्रव्यमान को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ठोस की गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बर्फ के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम है और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, नियत ताप पर द्रव के एकांक द्रव्यमान को वाष्प में बदलने की क्रिया। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या है कि नियत ताप पर द्रव के एकांक द्रव्यमान को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को द्रव की ऊष्मन या द्रव की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जल के लिए वाष्पन के गुप्त ऊष्मा का मान 540 कैलोरी प्रति ग्राम है। तो यहाँ पे ऊपर जो ये इम्पोर्टेंस जैसे कि गलन क्या है, मतलब संघनन, क्वथनांक जो है और हिमांक, गलनांक, तरंग बिंदु, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आप इसे दोबारा ऊपर जा करके वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हैं। दोबारा 1, 2, 3 बार 4 बार देख सकते हैं। यदि पदार्थ की गुप्त ऊष्मा यल, तो पदार्थ के यम द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा Q बराबर होता है यम यल। गुप्त ऊष्मा का यसाई मात्रक जूल प्रति किलोग्राम है। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती बर्फ में कुछ नमक, सोडा मिलाने से बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से घट करके -22 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। ऐसे मिश्रण को हम हिम मिश्रण कहते हैं। इस मिश्रण का उपयोग कुल्फी, आइसक्रीम आदि बनाने में किया जाता है। वाष्पीकरण, द्रव के खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का अपनी वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, अथवा किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। प्रशीतक क्या है? प्रशीतक में वाष्पीकरण के द्वारा ठंडक या कूलिंग उत्पन्न की जाती है। तांबे की एक वाष्प कुंडली में द्रव फ्रीऑन भरा रहता है, जो वाष्पीकृत होकर के ठंडक उत्पन्न करता है। आपेक्षिक आर्द्रता, किसी दिए हुए ताप पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा तथा उसी ताप पर उसी आयतन की वायु को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जल वाष्प की मात्रा के अनुपात को आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। इस अनुपात को 100 से गुना करते हैं, क्योंकि आपेक्षिक आर्द्रता का प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, इसकी कोई इकाई नहीं होती। आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर नामक यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। नियत जल वाष्प पर ताप बढ़ाने पर आपेक्षिक आर्द्रता घट जाती है। ओस बनने के लिए 100% आपेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए। वातानुकूलन,
सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य व अनुकूलन जलवायु के लिए निम्नलिखित परिस्थितियां होनी चाहिए। ताप जो है ये 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस, आपेक्षिक आर्द्रता 60% से 65 के बीच, वायु की गति 0.75 मीटर प्रति मिनट से 2.5 मीटर प्रति मिनट तक। ऊष्मागतिकी जो है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम मुख्यतः ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। इस नियम के अनुसार किसी निकाय को दी जाने वाली ऊष्मा को दो प्रकार के कार्यों में व्यय होती है। निकाय की आंतरिक ऊष्मा में वृद्धि करने में, जिससे निकाय का ताप बढ़ता है, या बाह्य कार्य करने में। समतापी प्रक्रम क्या है? जब किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि निकाय का ताप पूरी तरह क्रिया में स्थिर रहे तो उस परिवर्तन को समतापी परिवर्तन कहते हैं। वही है रुद्रोष्म प्रक्रम क्या है? यदि किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि पूरी प्रक्रिया के दौरान निकाय ना तो बाहरी माध्यम को ऊष्मा दे और ना ही उससे कोई ऊष्मा ले, तो इस परिवर्तन को रुद्धोष्म ऊष्मा कहते या रुद्धोष्म परिवर्तन कहते हैं। यदि किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि पूरी प्रक्रिया के दौरान निकाय ना तो बाहरी माध्यम को ऊष्मा दे और ना ही उससे कोई ऊष्मा ले, तो इस परिवर्तन को हम रुद्धोष्म परिवर्तन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक प्रसार होने पर वो शुष्क बर्फ के रूप में बदल जाती है। ये रुद्धोष्म परिवर्तन का उदाहरण है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक प्रसार होने पर वो शुष्क बर्फ के रूप में बदल जाती है। यह रुद्धोष्म परिवर्तन का ही उदाहरण है। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा नहीं बताता और ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को व्यक्त करता है। इस नियम को दो कथनों के रूप में व्यक्त किया जाता है जो निम्न है। पहला है केल्विन के कथन के अनुसार ऊष्मा का पूर्णतया काल में परिवर्तन असंभव है। दूसरा क्लासियस के कथन के अनुसार ऊष्मा अपने कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती है। ये दूसरा नियम था। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या था? ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम था, प्रथम नियम मुख्यतः ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। इस नियम के अनुसार किसी निकाय को दी जाने वाली ऊष्मा दो प्रकार के कार्यों में व्यय होती है। पहला, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में, जिससे कि निकाय ताप बढ़ता है। दूसरा है बाह्य कार्यों में होता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। इसका ज्ञान हमें आंखों के द्वारा प्राप्त है। इसका तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। सन 1637 में दकार्ते ने प्रकाश के कण का मॉडल प्रस्तुत किया। इसे हम स्नेल के नियम को व्युत्पन्न किया है। 1678 में डच भौतिकीविद क्रिस्टियन हाइगेंस ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तुत किया। जब टॉमस यंग ने सन 1801 में अपनी व्यतिकरण संबंधी प्रसिद्ध प्रयोग किया, तब यह निश्चित रूप से प्रमाणित हो गया कि वास्तव में प्रकाश की प्रकृति तरंगवत है। सन 1850 में फूको के द्वारा प्रयोग किए गए यह दर्शाया गया कि जल में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से कम है। इस प्रकार तरंग मॉडल की प्रगुतित की गई पुष्टि की गई है। प्रकाश तरंगें निर्वात में कैसे संचित हो सकती हैं, इसकी व्याख्या जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के द्वारा प्रकाश संबंधी प्रसिद्ध वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत प्रस्तुत करने पर हो पाई। मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश तरंगें परिवर्तनशील विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से संबंध है। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र समय तथा द्विक स्थान में परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उस क्षेत्र समय तथा द्विक स्थान में परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। परिवर्तनशील विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र निर्वात में भी वैद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण कर सकते हैं। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश के केवल कुछ गुणों की व्याख्या कर पाता है, जैसे प्रकाश का परावर्तन,
प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश की सीधी रेखा में गमन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण और प्रकाश का ध्रुवण। ऐसे ही चुंबकीय यही कुछ है जिनका गुणों की व्याख्या कर पाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ये अनुप्रस्थ होती हैं, अतः क्या होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं, अतः प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का ध्रुवण सिद्ध करता है कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। प्रकाश के कुछ गुण ऐसे होते हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा क्राफ्टन सिद्धांत। मतलब प्रकाश के गुण ऐसे हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव और क्राफ्टन सिद्धांत। प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं क्राफ्टन सिद्धांत की व्याख्या आइंस्टीन के द्वारा प्रतिपादित प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत के द्वारा की जाती है। वास्तव में दोनों प्रभाव प्रकाश की कण प्रकृति को प्रकट करते हैं। प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत, इसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें हम फोटॉन कहते हैं। आज प्रकाश को कुछ घटनाओं में तरंग और कुछ में कण माना जाता है। इसी को प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने किया था। वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। अर्थात अपवर्तनांक या U बराबर प्रकाश की चाल U, प्रारंभिक चाल U बराबर C/μ। ये है μ जो है माध्यम में प्रकाश की चाल और C है निर्वात में प्रकाश की चाल। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है और चंद्रमा से परिवर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकंड का समय लगता है। प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर वस्तुओं को निम्न भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि प्रदीप्त वस्तुएं तो वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, जैसे कि सूर्य, विद्युत बल्ब, ये प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, लेकिन उन पर प्रकाश डालने पर वे दिखाई देने लगती हैं, जैसे मेज, कुर्सी आदि। वे अप्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। वे वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, लेकिन उन पर प्रकाश डालने पर वे दिखाई देने लगती हैं, उन्हें हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे कि मेज, कुर्सी आदि। पारदर्शक वस्तुएं वे वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें निकल जाती हैं, जैसे कि कांच, जल आदि, ये होते हैं पारदर्शक वस्तुएं। अपारदर्शक वस्तुएं कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन पर प्रकाश की किरणें पड़ने से उनका कुछ भाग तो अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग बाहर निकल जाता है। ऐसे वस्तुओं को अर्धपारदर्शक वस्तुएं कहते हैं, जैसे कि तेल लगा हुआ कागज। अपारदर्शक वस्तुएं वे वस्तुएं जिनमें होकर प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती, जैसे कि धातु। प्रकाश का विवर्तन प्रकाश को अवरोध के किनारों पर थोड़ा मोड़ करके उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को विवर्तन कहते हैं। हम यहाँ पे विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल को देखेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, कांच में 2 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तारपीन में 2.04 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10 की पावर 8, और रॉक साल्ट जो है रॉक साल्ट 1.96 × 10 की पावर 8 और नाइलॉन में 1.96 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश का प्रकीर्णन जब प्रकाश की किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जब प्रकाश की किरण ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। बैंगनी रंग
बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो आकाश का रंग किसके कारण दिखाई देता है? ये प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकरा करके वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और परावर्तन के दो नियम हैं। कौन से दो नियम हैं? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब व परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के ये बराबर होता है। तो प्रकाश का जितना भी पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर पढ़ते रहें। समतल दर्पण, समतल दर्पण से परावर्तन, समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। ये प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर एवं पार्श्व उल्टा होता है। अर्थात समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है और यह प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर होता है और पार्श्व उल्टा होता है। यदि कोई व्यक्ति v चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2v चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होता है, अर्थात 2 गुना चाल से दिखाई देगा चलते हुए। यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा से घूम जाती है। समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। दर्पण की जो लंबाई है वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। यदि 2 समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हों तो उनके जो बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या निम्न प्रकार से हम उसकी गणना कर सकते हैं। जैसे कि अगर 360 बटे थीटा एक सम संख्या आए तो प्रतिबिंबों की संख्या वस्तु की सभी स्थितियों के लिए n बराबर होता है 360 माइनस थीटा माइनस 1। 360 बटे थीटा माइनस 1 होता है। जैसे 90 अंश पर झुके हों तो समतल दर्पणों के बीच 360 बटा 90 माइनस 1 तो ये 4 माइनस 1 अर्थात 3 प्रतिबिंब बनेगा। वही यदि 360 एक विषम संख्या हो तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? विषम संख्या हो तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? यदि वस्तु दोनों दर्पण के बीच कोण के समद्विभाजक पर नहीं हो तो जैसे कि अगर 40 कोण पर झुके हों तो समतल दर्पणों के बीच 360 बटे 40 बराबर 9। यदि 360 बटा थीटा एक विषम संख्या हो 360 बटे थीटा एक विषम संख्या हो तो प्रतिबिंबों की कुल संख्या का फार्मूला 360 बटे थीटा ही होगा। यदि दोनों दर्पण के बीच के कोणों को समद्विभाजक पर नहीं हो जैसे कि 40 अंश के कोण पर झुके हों तो समतल दर्पणों के बीच जो होगा वो 360 बटे 40 तो 9 प्रतिबिंब बनेगा। अगर कहने का मतलब सम है तो यहाँ पे 1 घटा देते हैं और अगर विषम है तो क्या करेंगे 1 ऐड कर दिया जाएगा। यह 360 बटे थीटा एक विषम संख्या हो वह वस्तु दोनों दर्पण के बीच कोण के समद्विभाजक पर रखी हो तो प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1 होगी। जैसे 40 अंश के कोण पर झुके 2 समतल कोणों के जो बीच होगा वो 20 अंश पर कोई वस्तु रखी हो तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? बराबर 8 आएगा। यदि 360 एक भिन्न संख्या हो तो प्रतिबिंबों की संख्या उसके पूर्णांक के बराबर होता है। चलिए गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप पढ़ते रहें, बार बार रिवीजन करते रहें, तभी आप इस सारे डाटा को याद कर सकते हैं, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबाएं। चलिए मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहें।
पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।